स्टूडेंट्स, आज बीएससी सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर उच्च कलन का यह थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम के अभिसरण का कॉची का व्यापक सिद्धांत। मतलब कोई जो सीक्वेंस है उसके कन्वर्जेंस होने का कॉची का जो व्यापक सिद्धांत है, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि वास्तविक संख्याओं का कोई अनुक्रम अभिसारी होता है यदि और केवल यदि वह कॉची अनुक्रम हो। कोई रियल नंबर का कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होता है इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर का कोई सीक्वेंस है और अगर हम ये बता दें कि वो कॉची अनुक्रम है तब वो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। मतलब कोई अगर वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अभिसारी है मतलब वो कॉची अनुक्रम होगा, और यदि वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कॉची अनुक्रम है तो वो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। तो यदि हमको किसी अनुक्रम को कन्वर्जेंट प्रूफ करना हो तो हम क्या बता देंगे कि वह कॉची अनुक्रम है। अगर कॉची अनुक्रम सिद्ध कर देंगे मतलब वो अनुक्रम क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। इस पर बेस्ड है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अभिसरण के कॉची सिद्धांत का उपयोग कर बताइए कि कोई अनुक्रम, ये जो अनुक्रम दिया हुआ है सीक्वेंस, वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, और साथ ही साथ इसका लिमिट भी हमको फाइंड करने के लिए कहा गया है। सॉल्यूशन, सबसे पहला डायलॉग तो जो दिया हुआ अनुक्रम है उसको हम लिख लेंगे। अब इस अनुक्रम में an क्या है, an ये जो वैल्यू है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। अब इसमें 1/3 टू द पावर m भी आएगा, 1/3 टू द पावर m प्लस 1 भी आएगा, और अप टू कहाँ तक जाएगा, 1/3 टू द पावर n। अब ये n है तो m क्या हो जाएगा, m जो हो जाएगा वो फर्स्ट टर्म से mth टर्म तक जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू 1/3 टू द पावर m। और हमने n जो है वो लिया है ग्रेटर इक्वल टू m से, पहले m फिर n आएगा, दैट मीन्स n ग्रेटर और इक्वल टू m। अब चूंकि हमें ये सिद्ध करना है कि जो सीक्वेंस है वो अभिसारी है, हमने इसमें क्या देखा था, ये सीक्वेंस अभिसारी होगा यदि और केवल यदि वह कॉची अनुक्रम है। तो हमारा पूरा उद्देश्य ये होगा कि इस अनुक्रम को हम कॉची अनुक्रम साबित कर दें। जैसे ही कॉची अनुक्रम साबित कर देंगे इस थ्योरम से सीक्वेंस कन्वर्जेंट अभिसारी हो जाएगा। तो हम कॉची अनुक्रम के लिए हमने क्या जानते हैं, n माइनस एम हम फाइंड करेंगे, मॉड n माइनस एम, और उसको लेस देन एप्सिलॉन लेकर आना है। तो चलिए n माइनस एम निकालते हैं। तो ये n है, ये m है। जब n माइनस एम करेंगे तो ये देखिए ये जो टर्म है 1/3 टू द पावर m, यहाँ से माइनस हो जाएगा इतना टर्म, और क्या बचेगा 1/3 टू द पावर m प्लस 1 से लेकर 1/3 टू द पावर n। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड में दोनों साइड हमने मॉड लगा दिया। अब सिंस चूंकि n ग्रेटर और इक्वल है m से, तो हम क्या कर रहे हैं, हम n इक्वल टू क्या मान लेते हैं, चूंकि m से ग्रेटर और इक्वल है तो n इक्वल टू हमने मान लिया 2m माना। अतः मॉड n माइनस एम, इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, ये जो n है स्मॉल n, इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे 2m। अब ये जो मॉड जो है अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या लग जाएगा, साइन लेस और इक्वल का, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब सिंस 1/3 टू द पावर m प्लस 2 ये लेस देन होगा 1/3 टू द पावर m प्लस 1, क्योंकि नीचे जो है हर में डिनोमिनेटर में ये जितना ज्यादा होगा ये पूरी वैल्यू उतनी क्या होगी, छोटी होगी, ये जितना ग्रेटर होगा पूरी वैल्यू उतनी स्मॉलर होगी। तो यहाँ पर ये जो हर है नीचे, यहाँ m प्लस 2 है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स ये लेस देन हो जाएगा 3 टू द पावर 1/3 टू द पावर m प्लस 1 से। तो हम इसके जगह पर तो वही लिखा हुआ है हमने, इस 3 टू द पावर m प्लस 2 इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 1/3 टू द पावर m प्लस 1। वैसे ही आगे जितने भी वैल्यू आएंगे उनके जगह लेस देन 1/3 टू द पावर m प्लस 1, और ये जो 1/3 टू द पावर 2m है दैट मीन्स 3 टू द पावर m प्लस m, ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 1/3 टू द पावर m प्लस 1 से। तो ये 1 2 ऐसा कितने टाइम्स है, m टाइम्स है। देन वी कैन राइट m/3 टू द पावर m प्लस 1। अब ये जो 3 टू द पावर m प्लस 1 है वो लेस देन हो जाएगा m अपॉन किससे, 3 टू द पावर m से। अब चूंकि m जो है वो
1 से शुरू होता है, तो अगर हम यहाँ 1 रखें तो 1/3 मतलब 1/3 मिलेगा। m इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2/9 मिलेगा। 3 रखेंगे तो 3/27 मिलेगा। दैट मीन्स ये जो 1/3 है ये m ए सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। मतलब 1/3 से हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। 1/3 आएगा, फिर 2/9, फिर ऐसा और छोटा होता चलाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 से ये क्या है, लेस देन है। और इस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, एप्सिलॉन मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन इक्वल टू 1/3 के लिए हमको एक ऐसा नेचुरल नंबर में स्मॉल m मिलेगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर स्मॉल m मिलेगा सच दैट, इस प्रकार कि ये जो मॉड n माइनस am है ये लेस देन हो जाएगा किससे, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n जो है ग्रेटर और इक्वल है स्मॉल m से। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, कॉशी अनुक्रम है। अब कॉशी के अभिसरण सिद्धांत से क्या है, हमने दिया गया अनुक्रम को हमने क्या प्रूव कर दिया, कॉशी अनुक्रम। तो ये कॉशी का अभिसरण सिद्धांत क्या कहता है, उससे क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। तब उसी प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि अनुक्रम की सीमा, उसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो हम सिंस, चूंकि n इक्वल टू ये हमारे पास दिया हुआ है, चूंकि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, इट इज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, what is a 1 minus r to the power n upon 1 minus r. Here a equal to 1/3 and r equal to 1/3. So we put here 1/3 1 minus r to the power n upon 1 minus r. ये अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। अब हम लिमिट लगा देंगे दोनों साइड में। ये 3 to the power n इन लिमिट लगेगा तो 1/3 to the power infinity, that means 1/infinity, that means 0, and we will get limit n tending to infinity n equal to 1/2. that means अनुक्रम की जो सीमा है वो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। दिस इज आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम कि अभिसरण के कॉशी सिद्धांत का प्रयोग करके हमको ये दर्शाना है कि ये जो अनुक्रम है, दिया गया अनुक्रम जहां n की वैल्यू ये है, अभिसारी नहीं है। अब हमें इसको कन्वर्जेंट नहीं है, इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ऐसा हमको दर्शाना है। तो कॉशी के अभिसरण सिद्धांत से, तो कॉशी के अभिसरण सिद्धांत के लिए सबसे पहले हमने लिखा यहाँ n की वैल्यू ये दी हुई है। अब am के लिए हम क्या हो जाएगा, 1 से लेकर m तक हो जाएगा। अतः an माइनस am क्या हो जाएगा, इस an से am को माइनस कर देंगे तो ये यहाँ तक की वैल्यू जो है इससे कैंसिल हो जाएगी। हमको मिलेगा 1/m+1 से 1/n, 1/m+1 से 1/n, और n को हमने क्या लिया हुआ है, ग्रेटर और इक्वल है m से लिया हुआ है। सिंस n ग्रेटर और इक्वल टू m है तो हम n इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 2m मान लेते हैं, माना। अब मॉड n माइनस m दोनों साइड हमने मॉड लगा दिया है। चूंकि m जो है 1 से स्टार्ट होगा तो 1/2 1/3, मतलब दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, वही वैल्यू आएगी। क्योंकि सिंस मॉड x इक्वल टू x ही लेते हैं, कब, जब x ग्रेटर और इक्वल है 0 से। यदि x पॉजिटिव होता है तो उसका मॉड वही वैल्यू आती है। जैसे मॉड 2 इक्वल टू 2, मॉड 3 इक्वल टू 3, तो इसलिए हमने मॉड को क्या कर दिया, हटा दिया है। अब फिर से ये जो 1/m+1 है, ये तो ये 1/m+1 है, यहां से हमने ब्रैकेट में लिखा है सिंस 1/m+1 ग्रेटर देन होगा 1/2m से, क्योंकि m+1 जो है वो 2m से क्या होगा, लेस देन होगा। लेकिन जब 1/m+1 करेंगे तो नीचे वैल्यू जितनी कम होगी ओवरऑल वैल्यू उतनी ग्रेटर हो जाएगी। तो यहां पर ये जो 1/m+1 है ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2m से। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो 1/m+1 है इससे हमने ग्रेटर देन लिखकर क्या लिखा, 1/2m। ऐसे ही 1/m+2 के लिए क्या लिखा, ग्रेटर देन 1/2m। सभी के लिए हमने क्या लिख दिया, 1/2m। अब 1/2m कितनी बार आया है, m टाइम्स आया है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा m टाइम्स 1/2m। अब सिंस m जो है फिर से 1 से शुरू होगा तो अगर हम 1 रखते हैं तो 1/2 आ जाएगा, तो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2। आगे 2 3 4 रखेंगे तो वैल्यू जो है और आते जाएगी, तो फाइनली जो है ये ग्रेटर देन होगा 1/2 से। अब हम एप्सिलॉन ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हम लेते हैं अपने मन से लेस देन 1/2।
अब एप्सिलॉन का हमने 1/2 से लेस देन माना है, तो यहाँ पर सिंस मॉड n माइनस m किससे ग्रेटर देन है, 1/2 से ग्रेटर देन है। एप्सिलॉन को क्या लिया हमने, 1/2 से लेस देन लिया है। अब ये ऑलरेडी किससे ग्रेटर है, 1/2 से, तो फाइनली ये किससे ग्रेटर हो जाएगा, एप्सिलॉन से ग्रेटर हो जाएगा। मेरा मतलब समझे आप, अगर हमने एप्सिलॉन को 1/2 से छोटा लिया है, मान लेते हैं 0.5 लिया हुआ है, अब ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 1/2 से। अब 1/2 से ग्रेटर है मतलब 0.5 से भी ग्रेटर होगा, इस हिसाब से ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी एप्सिलॉन। अब देखिए इसको ध्यान से, कॉची अनुक्रम के लिए क्या होना चाहिए, कॉची सीक्वेंस के लिए मॉड n माइनस m लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। यहां पर क्या आ गया, ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब यहां जो सीक्वेंस n है वो कॉची अनुक्रम नहीं है। और वो जो कॉची का अभिसरण सिद्धांत क्या कहता है, कोई वास्तविक अनुक्रम अभिसारी तब होगा जब वो कॉची अनुक्रम होगा। यहां तो कॉची अनुक्रम नहीं है आ गया, इसका मतलब वो जो अनुक्रम है वो कॉची अनुक्रम नहीं है, इसलिए कॉची सिद्धांत से अनुक्रम अभिसारी भी नहीं होगा। अगर कॉची अनुक्रम होता तो अभिसारी हो जाता, नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, अभिसारी नहीं है। यही हमको प्रूफ करना था। अब एक थ्योरम देखते हैं, कोई एकदिष्ट अनुक्रम, एकदिष्ट मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो सकता है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ऐसा कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है एकदिष्ट अनुक्रम, वो कन्वर्जेंट होगा यदि और केवल यदि वह परिबद्ध हो। मतलब अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका मतलब वो बाउंडेड होगा, और यदि मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो इसका मतलब वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए कि एक अनुक्रम ये जहां n इक्वल टू ये दिया हुआ है ये अभिसारी है। अब अगर हमको इस थ्योरम के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाना है तो इसको अभिसारी प्रूफ करने के लिए हमको दो चीज प्रूफ करनी है। पहला तो ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एकदिष्ट है, मोनोटोनिक है, और क्या बताना है कि वो परिबद्ध है। अगर हम ऐसा साबित कर दें तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इस थ्योरम से कन्वर्जेंट हो जाएगा। दो चीजें प्रूफ करनी है, पहला तो वो मोनोटोनिक है एकदिष्ट, और दूसरा वो बाउंडेड है, परिबद्ध है। तो सबसे पहला डायलॉग हम लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, n की वैल्यू जो दी है ये, उसको हम एज इट इज यहां पर लिख देते हैं। अब n+1 निकाल लेते हैं। n+1 मतलब ये जो n तक गया है ये कहां तक चला जाएगा, n+1 तक चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, n+1 माइनस n निकालते हैं। क्यों, क्योंकि हमको चेक करना है कि वो मोनोटोनिक यानी कि एकदिष्ट है या नहीं। तो उसके लिए हमने डेफिनेशन देखे थे पिछले लेक्चर्स में, तो n+1 माइनस n निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यहां तक के जो टर्म्स हैं वो हट जाएंगे, ये लास्ट वाला टर्म 1/फैक्टोरियल n+1 बचेगा, ये हमने लिख दिया। अब चूंकि n के वैल्यू 1 से अगर शुरू करेंगे, फैक्टोरियल 2 दैट मीन्स 2, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आगे n की वैल्यू जितनी भी आती जाएगी ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। दैट मीन्स an+1 माइनस n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। दैट मीन्स an+1 ग्रेटर देन हो जाएगा an से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि स्मॉल n जो है वो लेस देन है किससे, an+1 से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और ये कब होता है, n जो है वो लेस देन है an+1 से, इसका मतलब अनुक्रम जो है वो क्या है, एकदिष्ट वर्धमान है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता चला जा रहा है। ये हो जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एकदिष्ट। अब देखते हैं कि परिबद्ध है या नहीं। तो पुनः n की वैल्यू ये हमारे पास दी हुई है। अब 1 को फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 और ये तो वैसा ही है। अब यहाँ पर देखिए ये 1 के बाद प्लस हुआ है कोई वैल्यू, फिर प्लस हुई है कोई वैल्यू, मतलब 1 तो ऑलरेडी है ही, प्लस करके कुछ और संख्याएं हैं, मतलब ये है कि n की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर देन है, क्योंकि 1 प्लस कुछ संख्याएं और ऐड हुई है 1 में, तो इसका मतलब n ग्रेटर देन है 1 से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब n की वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको रख दिया हमने वैल्यूज को। अब ये जो वैल्यूज आ गई है, अब यहाँ पर देखिए 1 को हमने 1 लिखा, 1/2 को 1/2 लिखा। अब 1/6 को हम क्या लिख रहे हैं, लेस देन करके 1/2 स्क्वायर, क्योंकि 1/6 जो है 1/4 से लेस देन होता है, तो 1/6 के जगह लेस देन करके 1/2 स्क्वायर लिखा इसके जगह। वैसे 1/24 के जगह लिख दिया लेस देन 1/2 टू द पावर 3। ऐसे करते करते जो फैक्टोरियल n है उसके जगह हमने लिखा लेस देन 2 की पावर n-1। अब
अब ये देखिए, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग क्या हो जाएगा, a 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पर पहला टर्म जो है वो है 1 और r जो है सार्वनुपात ये है 1/2 का, इसमें मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, ये हो गया। अब देखेंगे, हाँ यहाँ पर n पद, यहाँ पर n पद है, क्यों, क्योंकि ये जैसे 2 से शुरू करते हैं, 2 की पावर 1 पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये n-1वां पद, लेकिन ये जो शुरू में है वो भी जुड़ जाएगा तो n-1 और ये हो जाएगा मिलाकर n टर्म्स। अब इसमें वैल्यू हमने रख दिया, ये वैसे रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, इधर भी यहाँ लिमिट लगाएंगे 2 की पावर इंफिनिटी, ये हो जाएगा 0 तो 2 मिलेगा, मतलब ये लिमिट जो है n की जो लिमिट है लेस देन 2, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 2। इट इज इक्वेशन नंबर 1। इसी चीज को हम और करके ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, n की वैल्यू लेस, बिना अगर हमको लिमिट नहीं लगाना है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि n लेस देन है, ये दिया हुआ है ये यहाँ पर। अब 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n-1। अब देखिए 2 में कोई चीज क्या हुई है, माइनस हुई है। अब 2 माइनस होने के बाद जो वैल्यू आई है उससे लेस देन है, इसका मतलब वो 2 से भी लेस देन होगा। 2 में कुछ चीज माइनस किए तो ये 2 से और कम हो गई, और उससे भी क्या है, लेस देन है, मतलब ये 2 से भी क्या होगा, लेस देन होगा। अब देखिए ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। एक समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में क्या था कि ये 1 से ग्रेटर देन था, और समीकरण 2 में क्या है, ये 2 से लेस देन है, दैट मीन्स 1 लेस देन n लेस देन 2। दैट मीन्स ये क्या दर्शाता है कि सीक्वेंस n परिबद्ध है। अब देखिए हमने क्या प्रूव किया था, सीक्वेंस n एक दिष्ट वर्धमान है, ठीक है, और क्या प्रूव किया यहाँ पर, सीक्वेंस n परिबद्ध है। तो ये जो थ्योरम है ये क्या कहता है कि एक दिष्ट अनुक्रम जो है ऊपर अभिसारी होगा यदि और केवल यदि परिबद्ध है। हमने एक दिष्ट अनुक्रम भी प्रूव कर दिया और परिबद्ध भी प्रूव कर दिया, तो इस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। अतः ये जो अनुक्रम है an वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। दिस इज प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में इतना ही।